10 साल पहले 21 जुलाई 2009। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैं बालकनी में आ गई। बालकनी से बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। कुछ दूर तक बने फ्लैट और उसके बाद चारों तरफ फैला समंदर। लेकिन मैं अभी भी परेशान थी। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भाग जाना चाहती थी यहाँ से वापस इंदौर। ये अकेलापन मुझे काटने के लिए दौड़ रहा था। मैं कभी भी इस तरह अकेले नहीं रही थी। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि मुझे श्वेता की याद आई। मैं अंदर रूम आई और अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 10 मिस कॉल थे और वो सारी के सारे मेरे पापा की थी। वैसे तो मैं उनसे अभी तक बहुत नाराज़ थी, लेकिन मैं उन्हें कॉल बैक किया। करीब 10 मिनट तक बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि मम्मी अभी भी मेरे लिए परेशान थी। इससे पहले कभी भी मैं अकेले नहीं थी। घर पर बात करने के बाद मैंने श्वेता से बात करने का सोचा। जब मैंने फ़ोन उठाकर श्वेता का नंबर लगाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने फ़ोन वापस से बेड पर पटक दिया और बैठ गई। मैंने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए मुझे अब भूख लगने लगी थी। मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं था और मेरी रूम पार्टनर भी कल आने वाली थी। मैं उठी और रूम पर लॉक लगाया और सोसाइटी में नीचे आ गई। सोसाइटी के सामने एक गार्डन था और वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसीलिए मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही और उसके बाद बेकरी की शॉप पर गई, जो मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। मैंने वहाँ पर एक बर्गर खाया और उसके बाद वापस आकर उसी पार्क में बैठ गई। मुझे कैसे भी करके आज का ये दिन अकेले ही गुजारना था और अभी तो सुबह हुई थी बस। काफ़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद मैं ऊपर अपने रूम में आ गई और फिर सो गई। इस वक्त मुझे खाने और सोने के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शाम को जागने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने बैग में एक नॉवेल प्राचीन किला शापित या अंधविश्वास रखी हुई है, जिसे मैंने अभी तक आधा ही पढ़ा था। मैंने उसे निकाल लिया और पढ़ने लगी। मुझे इस तरह की रहस्यमयी किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक़ था। चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल लिखूंगी, क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा करना है। वर्तमान में मीरा ने डायरी के आगे के 1-2 पन्ने पलटे जो खाली थी। मीरा अभी डायरी के पन्नों को आगे पीछे पलट ही रही थी कि उसकी नज़र डायरी के पिछले पन्नों पर गई, जिन्हें वो पढ़ चुकी थी। इसे देखकर वो चौंक गई, क्योंकि डायरी के पीछे के पन्ने पूरी तरह खाली थे। उसने जो कुछ भी पढ़ा था वो गायब हो चुका था। यह देखकर मीरा के हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर गई और वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये डायरी खाली कैसे हो सकती है? कल ही तो मैंने पढ़ा था सब कुछ। मीरा खुद से बड़बड़ाई जा रही थी और वो पूरी पसीने से भीग गई थी। उसने डायरी को उठाकर देखा तो पूरी डायरी खाली थी। उसमें एक भी अक्षर नहीं लिखा था। यहाँ तक कि उसने जो अभी अभी पढ़ा था वो भी गायब हो चुका था। दिया की तस्वीर भी अब डायरी से गायब थी। मीरा अभी इसी परेशानी में थी कि अचानक से उसके कमरे का टेम्परेचर कम होने लगा और उसे लगा कि जैसे उसका शरीर जाम हो रहा है। उसने झटके से डायरी बेड पर पटक दी और बाहर चली गई। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा पापा मम्मी यही कहेंगे कि वो ज़्यादा भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ती है, इसीलिए उसे ऐसा लगने लगा है। अब मीरा ने बाहर आकर ऋषभ को कॉल लगाया और उससे बात करने लगी। वो शाया अभी भी मीरा के पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसने मीरा को अपने वहाँ होने का एहसास करा दिया था। वो डायरी और उस साया का ज़रूर कोई संबंध था, जो वो शायद मीरा को बताना चाहता था। ऋषभ से बात करने के बाद मीरा अपने रूम में आई और वो पूर्वी के घर चली गई। पूर्वी से बात करने के बाद वो डायरी के बारे में भूल चुकी थी। शाम को जब मीरा घर वापस आई तो वो डायरी को भूल चुकी थी, लेकिन अपने कमरे में आने के बाद फिर से उसे डायरी दिखी। उसने बड़ी हिम्मत करके डायरी उठाई और उसे खोला तो फिर से उसे 3 पेज में कुछ लिखा दिखाई दिया और वो उसे वापस पढ़ने बैठ गई। 10 साल पहले 24 जुलाई 2009। आज 3 दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, क्योंकि 3 दिनों तक मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी। मैं रात होने तक उस उपन्यास को पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगी तो मैंने उसी बेकरी शॉप से पिज़्ज़ा मंगाकर खा लिया। वैसे तो मुझे ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में सब खाना पड़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मीरा को याद आया कि उसे भी पिज़्ज़ा बर्गर कुछ खास पसंद नहीं है। खाने के बाद मैंने अपनी नॉवेल कंप्लीट की और रात 1 बजे सो गई। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद अपने कमरे की डोरबेल से खुली, कोई लगातार मेरे कमरे की बेल बजाए जा रहा था, जिससे मेरी नींद खुल गई थी। नींद खराब होने की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठकर दरवाजे की तरफ चल गई। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक स्माइल आ गई। दरवाजे पर मेरी रूम पार्टनर अपने साथ खड़ी थी सामान की, और वो कोई और नहीं श्वेता थी। मैं आश्चर्य में थी, क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मेरी रूम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि श्वेता होने वाली है। इसका मतलब श्वेता भी मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली थी। मैं अभी दरवाजे पर खड़ी कहीं खोई थी कि श्वेता की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अरे अंदर आने भी देगी कि यहीं खड़ी रहूँगी मैं?
उसकी आवाज़ सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई और दरवाजे से हट गई। वो अपना सामान लेकर अंदर आ गई। उसके साथ मयंक भी आया हुआ था। मयंक को देखकर मैं बहुत खुश हो गई। वो सिर्फ श्वेता का ही नहीं, मेरा भी भाई था और मेरा बेस्ट फ्रेंड। करीब 10 दिनों के बाद मैं उन दोनों से मिल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मयंक भी हमारे साथ रहने आया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हो गई थी। तभी श्वेता ने बताया कि वो सिर्फ उसे छोड़ने आया है। ये सुनकर मैं उदास हो गई। उन दोनों के अंदर आने के बाद श्वेता ने अपना सामान लगाया और उसके बाद हम तीनों तैयार होकर मुंबई घूमने निकल गए, क्योंकि कल मयंक को वापस भी जाना था। पूरी मुंबई घूमने के बाद शाम को हम बाहर ही खा पीकर वापस आ गए। पूरे दिन की थकान की वजह से जल्दी ही हमें नींद आ गई और हम सो गए। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मयंक वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मैं थोड़ा उदास हो गई और उदास मन से ही मैंने और श्वेता ने मयंक को ट्रेन पर बिठाया। मयंक वापस इंदौर चला गया और हम अपने रूम पर आ गए। अगले 2-3 दिनों तक हम दोनों ने खूब सारी शॉपिंग की और उसके बाद अपना खाना भी खुद बनाया। इस मंडे से हमारा कॉलेज भी शुरू होने वाला था। श्वेता के आने की वजह से मेरा अकेलापन दूर हो गया था और अब मैं भी नए कॉलेज, नए दोस्त और इस नई जगह के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो आगे की कहानी बाद में बताऊंगी। मुझे श्वेता के साथ मूवी देखने जाना है। वर्तमान में मीरा ने डायरी बंद कर दी क्योंकि आगे के पन्ने फिर से खाली थे। मीरा समझ गई थी कि ज़रूर कोई रहस्य है। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस रहस्य का पता ज़रूर लगा कर रहेगी। डायरी को बगल के ड्रॉअर में डालकर मीरा सो गई। अगले दिन सुबह मीरा तैयार होकर कॉलेज गई, लेकिन डायरी और दिया दोनों ही उसके दिमाग में घूम रहे थे। कॉलेज आने के बाद वो ऋषभ से मिली और छुट्टी के बाद उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहा। यह सुनकर ऋषभ को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मीरा ने उससे कहा कि वो बस देखना चाहती है कि वो कहाँ रहता है, इसलिए ऋषभ आसानी से मान गया। असलियत तो ये थी कि मीरा चंद्रधाम सोसाइटी जाकर वहाँ दिया के बारे में पता करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि क्या वाकई कोई दिया नाम की लड़की वहाँ रहा करती थी, क्योंकि अगर रहती तो कोई ना कोई तो ज़रूर दिया को जानता होगा। कॉलेज में उसने ऋषभ से ज़्यादा बात नहीं की और लाइब्रेरी में इंटरनेट पर चंद्रधाम सोसाइटी के बारे में सर्च करती रही। उसे वहाँ से कोई ख़ास बातें पता नहीं चली। दिया की लिखी गई बातें और आज की बातों में वहाँ ज़मीन आसमान का अंतर था। दिया ने वहाँ एक पार्क का जिक्र किया था, लेकिन अब वहाँ कोई पार्क नहीं था और अब तो वहाँ पर कोई बेकरी शॉप भी नहीं थी। मीरा परेशान हो गई और कैसे भी करके अब उसे अपने सवालों के जवाब पता करने थे। इसलिए वो कॉलेज के बाद ऋषभ के साथ उसके फ्लैट पर गई। ऋषभ के फ्लैट पर उसे ऐसा कुछ भी मिला जो दिया ने डायरी में लिखा था, और तो और वहाँ से समंदर भी बहुत दूर था, जबकि दिया ने बताया था कि उसकी बालकनी से समंदर का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। मीरा इसी उधेड़बुन में थी कि ऋषभ ने पीछे से हाथ रखा। मीरा अचानक से चौंक गई। उसे वहाँ कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। मीरा की इस हरकत से ऋषभ भी परेशान हो गया था। उसे शक होने लगा था कि ज़रूर मीरा उससे कुछ छुपा रही है जो उसे पता करना होगा। वो साया इधर फिर से ऋषभ के साथ खड़ा था। इधर ऋषभ के घर से आने के बाद मीरा सीधे अपने कमरे में आ गई। वो दिया और उसकी डायरी में पूरी तरह उलझ चुकी थी और अब कैसे भी करके उसे वो पहेली सॉल्व करनी थी। वो फिर से अपनी डायरी लेकर बैठ गई और पढ़ने लगी। 10 साल पहले 26 जुलाई 2009। अब मेरा कॉलेज खुल चुका था और मैं श्वेता के साथ ही कॉलेज जाने लगी थी। शुरू तो मुझे कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैं वहाँ सिर्फ लाइब्रेरी में नई बुक्स इशू कराने जाती थी। श्वेता अक्सर मुझे पढ़ाने को लेकर डांटती रहती थी, लेकिन मैं एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। मेरा पूरा दिन लाइब्रेरी में बुक्स के साथ या फिर घर के सामने बने पार्क में खेलते बच्चों के साथ गुजरता था। पार्क के बगल में ही एक अनाथ आश्रम भी था। वहीं रहने वाले बच्चे पार्क में खेलने आते थे। मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट हो गई थी। जिस दिन मैं उनसे नहीं मिल पाती थी तो मेरा भी मन नहीं लगता था। श्वेता मेरी इन हरकतों से बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो मुझे बहुत समझाती कि मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूं, लेकिन मेरा पढ़ाई से बैर बचपन से था, इसीलिए अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ने में कभी मन नहीं लगता था मेरा। जैसे तैसे करके 1 साल गुजर गया, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया था और हमेशा की तरह इस बार भी श्वेता ने टॉप किया और मैं जैसे तैसे करके पास हो गई। कॉलेज में 1 महीने की छुट्टियां हो गई थी और हम सब अपने अपने घर चले गए। घर जाने पर मुझे हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई के लिए पापा की डांट सुननी पड़ी और इस बार भी वजह श्वेता ही थी। उसने मेरी सारी हरकतें घर वालों को बता दी थी और फिर मुझे जमकर डांट पड़ी, लेकिन मैं ठहरी मैं। मुझे इन डांटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज क्या पड़ता। डांट खाने के बाद मैं फिर से मयंक के साथ घूमने निकल गई। इस बार ग्वालियर के किले में रिसर्च करने का इरादा करके आई थी कि वाकई वो भूतिया है या बस ऐसे ही सब अफवाह है।
वाकई में मैं बचपन से ही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में भागा करती थी। मुझे दूसरों की मदद करना, नई नई जगह घूमना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। श्वेता और मयंक दोनों ही बहुत लकी थे जो मेरे दोस्त थे। अब तो 1 महीने की छुट्टियां थी जो इसी तरह के शैतानियों के साथ गुजरने वाली थी। अब आगे की कहानी कल लिखूंगी। वर्तमान में इतना पढ़ने के बाद जैसे ही मीरा ने आगे के पन्ने पलटे वो खाली थी। मीरा के लिए अब ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वह जितना इसको सुलझाने की कोशिश करती उतनी ही उसमें उलझती जा रही थी। उसने अब ऋषभ से मदद लेने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ऋषभ उसकी बातों में यकीन नहीं करेगा और कहीं वो उसे पागल ना समझने लगे, क्योंकि उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। डायरी के सारे पन्ने तो खाली है। उसने डायरी उठाकर ड्रॉअर में रख दी और अपना लैपटॉप खोलकर 10 साल पहले की चंद्रधाम सोसाइटी सर्च करने लगी। सामने गूगल पर चंद्रधाम सोसाइटी शो होने लगा, लेकिन वो आज की सोसाइटी के नक्शे से पूरी तरह अलग था। उसने उस लोकेशन को गूगल मैप में डालकर सर्च करना शुरू किया। जो दिखा रहा था उसने मीरा के होश उड़ा दिए। उसकी डाली गई लोकेशन बिल्कुल उसी जगह दिखा रहा था जहां पर आज मीरा का घर बना हुआ था। इसका मतलब 10 साल पहले इसी जगह को चंद्रधाम सोसाइटी बोलते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। मीरा जो ज़्यादा कभी बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए अपने आसपास की जगहों को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती थी। उसने अब अपने आसपास की चीज़ों को याद करना शुरू किया तो उसे याद आया कि उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर एक पार्क है और साथ ही 500 मीटर पर एक अनाथ आश्रम भी है। अब उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी थी। वो अब एक एक करके कई सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मीरा अभी इसी उधेड़बुन में थी कि उसकी माँ पूजा उसे खाने के लिए बुलाने आई। पूजा कई दिनों से मीरा के बदलते हुए व्यवहार को देख रही थी। जब से मीरा को दिया की डायरी मिली थी, उसने अपने घर वालों से प्यार से बात नहीं की थी। कई दिनों से उसने सबके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया था। उसके ज़्यादातर काम अपने रूम में ही होते थे। मीरा अभी ख्यालों में ही थी कि पूजा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ है बेटा? कई दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। तुमने आजकल हमसे सही से बात भी नहीं की है। मीरा ने पूजा के उदास चेहरे को देखा तो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो सोच रही हूँ इस बार थोड़ी पढ़ाई कर लूँ ताकि आपकी और पापा की शिकायत दूर कर सकूँ। यह सुनकर पूजा के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई बाद में करना। चलो हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। कई दिनों से तुमने अपने पापा के साथ खाना नहीं खाया है तो वो काफ़ी परेशान हैं। ठीक है माँ, आप चलो, मैं बस अभी लैपटॉप बंद करके आती हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, लेकिन जल्दी आना। इतना बोलकर पूजा नीचे चली गई। पूजा और समर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर मीरा का इंतज़ार करने लगे। इधर मीरा उस रूम में अकेली नहीं थी, उसके साथ वो साया भी था। पूजा को मीरा की केयर करते देख उस साये की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उसे अपना अतीत याद आ रहा था। कभी उसकी माँ भी उसका इतना ही ख्याल रखती थी। थोड़ी देर तक लैपटॉप में काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद मीरा लैपटॉप बंद करके नीचे आ गई और वो पूजा और समर के साथ बैठकर खाना खाने लगी। समर ने जब मीरा को खाते देखा तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो मीरा को अपने साथ खाना खाते देख रहा था। मीरा ने जब समर की आंखों में आंसू देखे तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो समर के गले लगकर रो पड़ी। अब वो समर और पूजा को सब बताना चाहती थी, लेकिन कोई प्रूफ न होने की वजह से उसने ना बताना ही सही समझा। समर ने मीरा के आंसू पोंछे और उससे रोने का कारण पूछा। बस ऐसे ही, मीरा ने बोलकर दोबारा समर के गले लग गई। फिर तीनों बैठकर खाने लगे। खाते टाइम ही मीरा को चंद्रधाम सोसाइटी की याद आई और उसने पानी पीते हुए समर से अपने घर के बारे में पूछा। समर ने उसे बताया कि यही कोई लगभग 8 साल पहले जब वो अपने गांव इंदौर से यहाँ आए थे तो ये एक पुराने टाइप का घर था जिसे उसने तोड़कर फिर से बनवाया था और तब ये घर कोई चंद्रधाम सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। लोगों ने तो ये भी कहा था कि ये जगह भूतिया है, लेकिन मुझे ये जगह उस समय सस्ते में मिल गई और उसके बाद एरिया भी बहुत अच्छा बन गया। यह सुनकर मीना बिल्कुल सुन्न पड़ गई। उसके दिमाग में अब बहुत सी बातें चल रही थी। तो कहीं दिया का मर्डर तो यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन उसे कोई क्यों मारेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मीरा अभी इन सब बातों को सोच ही रही थी, तभी समर ने उससे पूछा, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। मीरा ने बस इतना जवाब दिया और जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो उन दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में भाग गई।
वो जल्दी से जल्दी इस रहस्य का पता करना चाहती थी। वो इतना तो जान चुकी थी कि उसकी और दिया की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। क्या वाकई ऐसा भी होता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी ज़िंदगी जीते हो? और उसका गांव भी तो इंदौर में ही है। मीरा को अब काफ़ी चीज़ें समझ आने लगी थी। उसने गूगल खोलकर पैरेलल लाइफ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, जहाँ से उसे जो मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। मतलब वाकई में दो इंसान एक जैसी ज़िंदगी जीते थे और इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका था। मीरा अब जल्दी से जल्दी उस डायरी को पूरा पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि हर रोज़ 3 पेज के अलावा उसे आगे के पेज खाली ही मिलते थे। इसीलिए उसने अगले दिन सब कुछ ऋषभ को बताने का निश्चय किया और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। फिर भी काफ़ी कोशिशों के बाद रात 2 बजे उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह मीरा जल्दी ही जाग कर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और पूर्वी के साथ कॉलेज निकल गई। पूर्वी उसके लिए उसी तरह थी जिस तरह दिया के लिए श्वेता, लेकिन अभी तक उसे दिया के लाइफ में ऋषभ की जगह लेने वाले का पता नहीं चला था, क्योंकि वो डायरी के उन पन्नों को शायद अभी तक पढ़ ही नहीं पाई थी। कॉलेज पहुंचने के बाद आज उसने सबसे पहले ऋषभ को ढूंढना शुरू किया। ऋषभ उसे लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ते हुए मिला, जो था पैरेलल वर्ल्ड। मीरा उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई और वहीं बैठ गई जहां दोनों पहली बार मिले थे। ऋषभ मीरा के इस बिहेवियर से कुछ परेशान था। उसने मीरा से हाथ छुड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ ऐसे क्यों लेकर आई? मुझे तुम्हें कुछ बताना था ऋषभ, मीरा ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। हाँ तो बताओ ना। पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बिना रिएक्ट किए मेरी पूरी बात सुनोगे और हंसोगे नहीं, मीरा ने कहा। ठीक है, नहीं रिएक्ट करूँगा, अब बोलो भी, ऋषभ ने कहा। और मीरा ने बताना शुरू किया। उसने एक एक करके ऋषभ को दिया की डायरी की हर बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषभ को भी आश्चर्य हुआ। मीरा ने ऋषभ को वो डायरी भी निकाल कर दी। ऋषभ को मीरा की बातों में कुछ शक था, लेकिन वो ये भी जानता था कि मीरा उन लड़कियों में से नहीं जो अंधविश्वास पर यकीन रखती हो। मीरा बिना रिसर्च के कोई बात नहीं बोलती थी और ऐसा वो कई बार देख भी चुका था। इसलिए उसने तुरंत ही उसकी बातों पर यकीन कर लिया और मोबाइल पर पैरेलल लाइफ और दिया से जुड़ी बातों को सर्च करने लगा। पैरेलल लाइफ के बारे में सर्च करने पर उन्हें एक प्रोफेसर का नाम दिखाई दिया, डॉक्टर राजीव नागर, जिन्होंने पैरेलल लाइफ और उससे जुड़े लोगों पर एक किताब लिखी थी, द पैरेलल वर्ल्ड। ऋषभ और मीरा ने अब अगले ही दिन उन प्रोफेसर से मिलने का प्लान बनाया और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। आखिर क्या है दिया का और मीरा का राज और उस डायरी में क्या है, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें, जो कल शाम 6:30 बजे रिलीज होगी। और अगर वीडियो पसंद आई, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।